पीछे वीडियोस में हम 186 बीएनएसएस तक पढ़ चुके हैं और आज बारी है सेक्शन 187 बीएनएसएस जो सीआरपीसी में 167 हुआ करती थी। और इसका हेडिंग है, ये बात करती है प्रोसीजर व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड विद इन 24 आवर्स। हिंदी में बात करें तो प्रक्रिया क्या अपनाई जाएगी जब अन्वेषण 24 घंटे में पूरा नहीं किया जा सकता तो। ये सेक्शन बात करती है कि जब एक्यूज पर्सन को अरेस्ट कर लिया गया है तो उसे अगर कस्टडी में रखेंगे, और कस्टडी में जब रखेंगे जब वो नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा, बेलेबल ऑफेंस नहीं होगा, और या फिर बेलेबल ऑफेंस है भी तो एक्यूज बेल देने के लिए तैयार नहीं है, श्योरिटी बॉन्ड देने के लिए तैयार नहीं है, तो भी कस्टडी में रखा जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में उस अरेस्टेड पर्सन को मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष पेश किया जाएगा। इस सेक्शन के बारे में मैं आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। बहुत सारे जजमेंट इस सेक्शन के ऊपर आते हैं और आते रहेंगे, तो इसलिए इस सेक्शन को शुरू करें उससे पहले आप अपनी नोटबुक पेन लेके बैठें और हो सके तो ईयरफोन लगाकर आप सुने, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं इस सेक्शन के अंदर और एक भी कॉन्सेप्ट अगर आप मिस कर जाएंगे तो ये सेक्शन आपको कंप्लीटली समझ नहीं आएगी। इस सेक्शन की सबसेक्शन 1 को समझने के लिए मैं पहले आपको बताना चाहूंगा कि सबसेक्शन 1 की स्कीम क्या कहती है। देखिए, सबसेक्शन 1 में 2 पुलिस ऑफिसर्स की बात हुई है। दोनों पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर 2 ड्यूटीज लगाई गई हैं। 2 पुलिस ऑफिसर्स, 2 ड्यूटीज। बट वो ड्यूटी कब शुरू होती है? जब 3 कंडीशंस पूरी हो जाएंगी। तो आपको सबसेक्शन 1 को पढ़ने के लिए क्या क्या पढ़ना होगा? 2 पुलिस ऑफिसर्स कौन कौन से होंगे, उनके ऊपर क्या 2 ड्यूटीज लगी हैं, और वो 3 कंडीशंस कौन सी होंगी जिनकी पूरी होने के बाद ये 2 ड्यूटी इन दोनों पुलिस ऑफिसर्स की शुरू होती है। अगर इन 3 कंडीशंस में से कोई 2 पूरी होती हैं, तीसरी पूरी नहीं होती, तो फिर ये ड्यूटीज नहीं शुरू होंगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये 2 पुलिस ऑफिसर कौन कौन से हैं जो सबसेक्शन 1 ऑफ 187 बीएनएसएस या 167 सीआरपीसी में लिखी गई है। एक और बात आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं कि जब ये सेक्शन 167 से 187 बीएनएसएस हुई तो इसमें सबसेक्शन 1 में कोई भी चेंज नहीं आया। जैसी सबसेक्शन 1 167 सीआरपीसी में थी, एज इट इज सबसेक्शन 1 187 बीएनएसएस में बन गई है। लेकिन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं आपको इतने अच्छे से आसानी से समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में भी आ जाए और याद भी रह जाए। तो वो 2 पुलिस ऑफिसर कौन कौन से हैं जिनके ऊपर ये सबसेक्शन ड्यूटी लगाती है? तो पहला पुलिस ऑफिसर है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन। ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन बीएनएसएस में डिफाइन किया गया और ये कहा गया कि कांस्टेबल के रैंक से ऊपर का कोई भी ऑफिसर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन हो सकता है, बट स्टेट गवर्नमेंट उसको नोटिफाई करे कि कौन यहां पर स्टेशन हाउस ऑफिसर है, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है। तो पहला एक ऑफिसर हुआ ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। दूसरा ऑफिसर है कोई और पुलिस ऑफिसर अदर देन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, कोई दूसरा ऑफिसर है, बट इसके साथ 2 कंडीशन लगाई गई कि ये पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहा हो उस केस की जिस केस में हम एक्यूज को 24 घंटे में मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष पेश करने की बात कर रहे हैं। तो ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होना चाहिए, आईओ होना चाहिए, बट ऐसे रैंक का होना चाहिए जो सब इंस्पेक्टर के रैंक से कम का ना हो। इट मींस एटलीस्ट सब इंस्पेक्टर रैंक का ऑफिसर हो जो 187 बीएनएसएस की एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष लगाए। ये 2 पुलिस ऑफिसर हैं जो आपको याद रखने हैं सेक्शन 187 बीएनएसएस को शुरू करने के लिए। तो देखिए, दोनों पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर वो क्या 2 ड्यूटीज हैं जो 187 बीएनएसएस ने लगाई। तो पहली ड्यूटी है कि ही shall forthwith transmit a copy of entries in diary hereinafter specified relating to the case। इससे पहले आप ये जान लीजिए कि जब कोई केस इन्वेस्टिगेट हो रहा होता है
तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की ड्यूटी है कि उस केस की डायरीज मेंटेन करेगा। 192 बीएनएसएस जो सीआरपीसी में 172 होती थी, ये कहती है कि केस की जो डे टू डे की प्रोसीडिंग्स होंगी उनके लिए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एक डायरी मेंटेन करेगा और जिसको केस डायरी का नाम दिया जाता है। हिंदी में इसको जिमनी कह दिया जाता है, कई अलग अलग जगह पर कुछ और शब्द भी यूज किए जाते हैं इसके लिए, बट इंग्लिश में केस डायरी इसका नाम है और उस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को केस डायरी मेंटेन करनी ही पड़ेगी। उन्हीं केस डायरीज की यहाँ पर बात हुई है और ये कहा है कि सेल मींस बाउंड कर दिया, फोर्थ विद मींस तुरंत, ट्रांसमिट मींस कि वो भेजेगा, क्या भेजेगा, एक कॉपी उन डायरीज की जो इस केस से रिलेटेड वो मेंटेन कर रहा है अंडर सेक्शन 192 बीएनएसएस। इनको भेजेगा, ट्रांसमिट मींस भेजेगा, लेकिन कहां भेजेगा? टू द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट, टू द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट। नियरेस्ट मजिस्ट्रेट कौन सा? एक वो पुलिस स्टेशन है जहां पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उस पुलिस स्टेशन का नियरेस्ट मजिस्ट्रेट कोई और हो सकता है, लेकिन यहां जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट की बात की जा रही है वो कि जिस प्लेस पर एक्यूज को अरेस्ट किया गया उस प्लेस ऑफ अरेस्ट के नियरेस्ट मजिस्ट्रेट कौन सा होगा, ये वो वाला मजिस्ट्रेट है। तो जहां से अरेस्ट किया वहां से सबसे नियरेस्ट मजिस्ट्रेट कौन से होंगे, उनके यहां पर ये केस से रिलेटेड डायरीज तुरंत भेजेगा वो दो ऑफिसर्स में से कोई भी ऑफिसर। तो जनरली वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ही होता है और वो भेजता है। अब अगली ड्यूटी है ड्यूटी नंबर 2। क्यों 2 नंबर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो एंड से जोड़ी गई है। सब सेक्शन 1 में सब कुछ एंड से जोड़ के लिखा गया है, आप ये ध्यान रखना। और वर्ड तो केवल एक जगह यूज हुआ है, वो मैं आगे बताऊंगा। एंड से जोड़ा गया है तो इट मींस ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, दोनों ड्यूटी पूरी होनी चाहिए। एंड शेल एट द सेम टाइम, उसी समय जिस समय उसने ये कॉपीज को भेजा नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को, उसी समय फॉरवर्ड द एक्यूज टू द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट। उसी मजिस्ट्रेट के पास, जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट है जिसके पास उसने केस डायरीज की कॉपी भेजी, उसी के पास वो एक्यूज को भी फॉरवर्ड करेगा। अब आपने देखा कि जब केस डायरीज को भेजने की बात आई तो ट्रांसमिट वर्ड यूज हुआ और जब एक्यूज को भेजने की बात आई तो फॉरवर्ड वर्ड यूज हुआ। इसका मतलब दोनों में डिफरेंस है। ट्रांसमिट का मीनिंग कुछ और होता है और फॉरवर्ड का मीनिंग कुछ और होता है। जितना मुझे समझ आया, जितना भी मैंने स्टडी की, तो ट्रांसमिट का मतलब ये है वो वस्तु ट्रांसमिट की जा सकती है जिसकी 2 कॉपी होंगी और एक आपके पास रह जाएगी और एक जिसको आप ट्रांसमिट कर रहे हैं उसके पास चली जाएगी। और फॉरवर्ड का मतलब है कि वो एक ही वस्तु है या एक ही पर्सन है, उसी को फॉरवर्ड करेंगे और उसको ले जाकर पेश कर देंगे मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष। तो ये 2 ड्यूटीज लगाई गई पुलिस ऑफिसर के ऊपर। तो पुलिस ऑफिसर समझ आ गए, उनको क्या क्या ड्यूटीज लगाई गई ये बात समझ आ गई। तो अब देखनी है कि ये ड्यूटीज कब पूरी करेंगे वो लोग। जब पूरी करेंगे जब वो 3 कंडीशंस जो सब सेक्शन 187 बीएनएसएस में दी गई हैं, तीनों कंडीशन फुलफिल होती होंगी। अगर कोई एक भी कंडीशन मिस हो जाती है तो फिर ये 2 ड्यूटी पुलिस ऑफिसर नहीं करेंगे, फिर बाउंड नहीं है ये दोनों ड्यूटी करने के लिए। तो पहली कंडीशन क्या है? सब सेक्शन 1 के अंदर ही लिखी हैं ये बातें। 3 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन देखो, लिखा है व्हेन एवर एनी पर्सन इज अरेस्टेड, और मैं प्लस जब जब लिखूंगा अपनी वीडियोज में इसका मतलब एंड होगा वहां पर। एनी पर्सन इज अरेस्टेड एंड, और इस एंड का मतलब है कि प्लस है, और प्लस का मतलब ये है कि ये वाली भी कंडीशन पूरी होनी चाहिए और ये वाली कंडीशन भी पूरी होनी चाहिए। तो पर्सन इज अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन कस्टडी। तो पहली कंडीशन है कि जब किसी पर्सन को अरेस्ट कर लिया इन दोनों पुलिस ऑफिसर में से किसी भी पुलिस ऑफिसर ने, और अरेस्ट करने के बाद उसको कस्टडी में रखे हुए हैं, कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2 ये भी एंड से शुरू होती है, तो इसका मतलब कंडीशन 1 भी पूरी होनी चाहिए, कंडीशन 2 भी पूरी होनी चाहिए। अरेस्ट भी कर लिया, कस्टडी में भी रख लिया, देन इट अपीयर्स दैट इन्वेस्टिगेशन
कैन नॉट बी कंप्लीटेड विद इन द पीरियड ऑफ 24 आवर्स फिक्स्ड बाय सेक्शन 58। दूसरी कंडीशन कहती है कि अरेस्ट किया, डिटेन किया और अब ऐसा लगता है, इट अपीयर्स, ऐसा लगता है कि जो इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है इस केस में ये 24 आवर्स में कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो दूसरी कंडीशन है कि पुलिस ऑफिसर को ऐसा लगना चाहिए कि वो जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है ये 24 घंटे में वो पूरा नहीं कर पाएगा। और ये 24 घंटे कहां बताया गया है? सेक्शन 58 BNSS है, वहां पर बताया गया है कि अगर किसी पर्सन को आपने अरेस्ट कर लिया, डिटेन कर लिया है, तो उसको आप कितने टाइम तक अपनी कस्टडी में रख सकते हैं मैक्सिमम। तो वो बताया है कि वो 24 आवर्स हो सकते हैं मैक्सिमम। इससे ज्यादा पीरियड के लिए कोई भी पुलिस ऑफिसर अरेस्टेड या डिटेन्ड पर्सन को अपनी कस्टडी में नहीं रख सकता। लेकिन इस 24 आवर्स में जहां पर्सन अरेस्ट किया वहां से मजिस्ट्रेट तक पेश करने का जो टाइम है, वो जर्नी का टाइम इस 24 आवर्स में इंक्लूड नहीं है, उसको एक्सक्लूड कर दिया गया है। यहां भी एंड से शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि कंडीशन नंबर 1 भी पूरी होनी चाहिए, 2 भी पूरी होनी चाहिए, और ये अब मैं जो 3 बता रहा हूं ये भी पूरी होनी चाहिए। और कंडीशन नंबर 3 है देयर आर ग्राउंड्स फॉर बिलीविंग, देयर आर ग्राउंड्स फॉर बिलीविंग दैट एक्यूजेशन और इंफॉर्मेशन इज वेल फाउंडेड। मैंने कहा था कि और एक जगह यूज हुआ है, तो वो और ये है, अदरवाइज सभी जगह एंड 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 यूज हुआ है। तो या तो वो एक्यूजेशन या वो इंफॉर्मेशन जिसके आधार पर किसी पर्सन को अरेस्ट किया गया है वो वेल फाउंडेड है, ऐसा उस पुलिस ऑफिसर के पास बिलीव करने के ग्राउंड्स अवेलेबल हैं। वो विश्वास करने के ग्राउंड्स हैं उसके पास, इतना इन्वेस्टिगेशन हो गया है, इतने एविडेंस रिकॉर्ड पर आ गए हैं कि अब वो अरेस्ट करने के बाद ये विश्वास कर सकता है कि जो उसके ऊपर आरोप लगाए गए थे या जो इंफॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर के पास आई थी जिसके आधार पर अरेस्ट किया वो वेल फाउंडेड हैं, उनकी सपोर्ट के लिए एविडेंसेस साक्ष्य रिकॉर्ड पर अवेलेबल हैं। ऐसी 3 कंडीशंस पूरी होने के बाद अब ड्यूटी शुरू होती है उन दोनों में से किसी भी पुलिस ऑफिसर की, और ड्यूटी वही कि जब ये 3 कंडीशन पूरी हो जाएंगी तो वो उस एक्यूज को नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास फॉरवर्ड करेगा और साथ ही वो जो केस से रिलेटेड केस डायरीज हैं उनको भी ट्रांसमिट करेगा। तो देखिए इसको थोड़ा और डीपली हम समझते हैं। यहां पर वर्ड यूज हुए कंडीशन नंबर 1 में कि इफ एनी पर्सन इज अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन कस्टडी, तो पहली कंडीशन है कि अरेस्ट होना चाहिए फिर उसको कस्टडी में रखा गया है। अब मैं एक दूसरी सिचुएशन बताता हूं आपको जिससे ये कंडीशन आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। मैं ये कहता हूं कि एक पर्सन को अरेस्ट तो किया गया बट उसे कस्टडी में डिटेन नहीं किया जा रहा है। अरेस्ट किया गया बट डिटेन नहीं किया जा रहा है, तो क्या कंडीशन नंबर 1 पूरी हो गई? बिल्कुल नहीं। तो ऐसा क्या हो सकता है कि अरेस्ट तो कर लिया बट कस्टडी में नहीं रख रहे हैं? देखिए अगर केस बेलेबल ऑफेंस है तो अरेस्ट करने के बाद भी उसको कस्टडी में नहीं रखा जाता है, उसे बेल पर छोड़ना होगा। तो ऐसी सिचुएशन में एक्यूज को मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष पेश करने की जरूरत नहीं है। पर्सन को डिटेन किया बट अरेस्ट नहीं किया। दूसरी कंडीशन एक और मैं आपको देता हूं कि अभी तो मैंने कहा था कि अरेस्ट तो कर लिया बट डिटेन नहीं कर रहे कस्टडी में, तो ये कंडीशन पूरी नहीं हुई। अब उल्टा कि पर्सन को डिटेन तो किया है कस्टडी में बट अरेस्ट नहीं किया, तो भी ये कंडीशन पूरी नहीं होती है। तब भी एक्यूज को मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष पेश करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कब हो सकता है? देखिए पुलिस ऑफिसर्स के पास पावर होती है कि किसी पर्सन को पूछताछ करने के लिए वो डिटेन कर सकते हैं और 24 घंटे से पहले ही वो रिलीज भी कर सकते हैं बिकॉज अरेस्ट नहीं किया है उन्होंने। तो डिटेन तो था कस्टडी में बट अरेस्ट नहीं थी, तब भी दोनों बातें पूरी ना होने के कारण पहली कंडीशन पूरी नहीं होती है। इसलिए 187 की जो ड्यूटी लगाई गई पुलिस ऑफिसर के ऊपर वो पूरी नहीं करनी उसको।
अब दूसरी कंडीशन में देखिए, थोड़ा सा एग्जांपल के साथ समझाता हूं। दूसरी कंडीशन कहती है इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड विद इन 24 आवर्स। ऐसा लगता है उस पुलिस ऑफिसर को कि 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो सकती, कंडीशन नंबर 2। बट मैं उल्टा कहता हूं कि मान लो कि अरेस्ट कर लिया, डिटेन भी किया है कस्टडी में, बट उस पुलिस ऑफिसर को लगता है कि वो तो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर सकता है 24 घंटे में, तो क्या होगा? तो इट मीन सेकंड कंडीशन पूरी नहीं हुई। पहली कंडीशन पूरी होने के बावजूद भी सेकंड कंडीशन 187 की पूरी नहीं हुई, तो भी उसके ऊपर वो ड्यूटी नहीं लगेगी कि उसे अक्यूज को मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष पेश करना है। ऐसा कब हो सकता है? देखिए, छोटा सा केस है, सपोज कोई एक दो एविडेंस थी, अक्यूज को अरेस्ट किया, दोनों एविडेंस कलेक्ट हो गई, अब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया। तो 193 BNSS और उसके सबसेक्शन 3 जब आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है एज सून एज इन्वेस्टिगेशन इज कंप्लीटेड। जैसे ही इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगा, तुरंत पुलिस रिपोर्ट तैयार करेगा स्टेशन हाउस ऑफिसर और मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष पेश कर देगा। तो यहां पर वही मैं कह रहा हूं कि अरेस्ट किया, डिटेन भी किया कस्टडी में और इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे में कंप्लीट कर दी, तो अब 187 एप्लीकेबल नहीं होगी, अब एप्लीकेबल होगी 193 और सबसेक्शन 3। और यहां पर चार्जशीट तैयार करेगा, देन एक्यूज को मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष पेश करेगा। तीसरी कंडीशन, उसको भी एक्सप्लेन करता हूं एग्जांपल के साथ। देखिए, तीसरी कंडीशन थी कि पुलिस ऑफिसर जिसने पर्सन को अरेस्ट किया, उसके पास ग्राउंड्स होने चाहिए, उसके पास कारण होने चाहिए ऐसा विश्वास करने के, फॉर बिलीविंग दैट द एक्यूजेशन और वो इंफॉर्मेशन जिसके आधार पर उसने अरेस्ट किया वो वेल फाउंडेड है, उसके लिए एविडेंसेस रिकॉर्ड पर हैं, देन ड्यूटी शुरू होगी उसकी। अब मैं ये कहता हूं कि उसने अरेस्ट किया, डिटेन किया कस्टडी में, और उसको ऐसा भी लगता है कि 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो सकती, दो कंडीशन पूरी हो चुकी हैं, बट ऐसी अभी कोई एविडेंस रिकॉर्ड पर नहीं आई है जिसके आधार पर वो पुलिस ऑफिसर ये विश्वास कर सके कि वो एक्यूजेशन और वो इंफॉर्मेशन जिसके आधार पर अरेस्ट किया वो वेल फाउंड है, ऐसा कोई कारण अभी तक रिकॉर्ड पर उसके पास नहीं आया। इसका मतलब कि वो जो इंफॉर्मेशन या एक्यूजेशन है इज नॉट वेल फाउंडेड येट, अभी तक वो वेल फाउंडेड नहीं है, तो तीसरी कंडीशन पूरी नहीं हुई। तो अब क्या करेगा पुलिस ऑफिसर? अब तीसरी कंडीशन पूरी नहीं हुई तो 187 वाली ड्यूटी तो उस पर एप्लीकेबल होगी नहीं, वो मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष एक्यूज को पेश नहीं करेगा, तो फिर क्या करेगा? अरेस्ट तो कर रखा है, डिटेन भी कर रखा है कस्टडी में, और ऑफेंस भी नॉन बेलेबल है, बेल पर छोड़ नहीं सकता। तो आप सेक्शन देखेंगे 189 BNSS, और ये सेक्शन कहती है कि जब किसी पर्सन को अरेस्ट किया गया और उसके अगेंस्ट सफिशिएंट एविडेंस नहीं आई है, एविडेंस डेफिशिएंट है, एविडेंस की कमी है कि उसको मजिस्ट्रेट साहब के सामने फॉरवर्ड करने के लायक नहीं है एविडेंस, तो ऐसी सिचुएशन में वो उस पुलिस स्टेशन का ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन ऐसे एक्यूज को क्या करेगा? डिस्चार्ज कर देगा। अब उसको डिस्चार्ज कर देगा और 187 वाली जो ड्यूटी थी फॉरवर्ड करने के लिए उसे नहीं करेगा, और डिस्चार्ज कर देगा, बॉन्ड भरवाएगा और कहेगा कि जब आपको जरूरत पड़ेगी हम बुलाएंगे, तब आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर लेना, अभी आपके खिलाफ एविडेंस नहीं है तो मैं अभी आपको छोड़ रहा हूं। तो ये तीन कंडीशंस को हमने देखा इनकी अपोजिट सिचुएशंस के साथ में। तो सबसेक्शन 1 में पुलिस ऑफिसर के ऊपर ड्यूटीज लगाई गई, कंडीशन बताई गई, वो दो पुलिस ऑफिसर बताए गए कौन कौन होंगे। अब इसके बाद जब पुलिस ऑफिसर ने मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष पेश कर दिया है एक्यूज को, तो अब किसकी ड्यूटी शुरू होगी? अब मजिस्ट्रेट की ड्यूटी शुरू हो जाएगी। तो अगली वीडियो में हम इसी सेक्शन को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि जब मजिस्ट्रेट के समक्ष किसी एक्यूज को पेश कर दिया जाएगा तो अब मजिस्ट्रेट साहब की क्या क्या ड्यूटीज होंगी, क्या क्या उनकी पावर्स होंगी। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।